नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मेंस का मॉक टेस्ट है 12 नंबर उसके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे आपके। आज के इस मॉक टेस्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने कुछ पहाड़ियां दे रखी है। अगर आपने इंडिया में पहाड़ियां पढ़ी हो दोस्तों, पर्वत पढ़े हो, तो उनको हमें अरेंज करना है कौन सी दिशा से, पश्चिम से पूर्व की ओर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आओ देखते हैं। अगर इंडिया के मैप के हिसाब से अगर अपन देखें दोस्तों, खास करके अगर आप इंडिया का अगर आप मैप देखो दोस्तों, ठीक है, तो इंडिया का जब आप मैप देखते हो दोस्तों, तो उस मैप में प्रायद्वीपीय भारत को अगर आप देखो तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां, मैकाल है दोस्तों, सतपुड़ा, महादेव है और आपका छोटा नागपुर है। देखो दोस्तों, वैसे तो सतपुड़ा पूरी की पूरी है ना, मध्य प्रदेश, ये गुजरात से लेकर और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक की पूरी पहाड़ियां इसको सतपुड़ा ही बोलते हैं। उससे पर्टिकुलर स्टार्ट कर दें तो ये गुजरात से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। कहां से स्टार्ट हो जाती है आपके? गुजरात से। महादेव क्या दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, लेकिन महादेव कहाँ है? ये प्योर आपके कहां पर है दोस्तों? ये प्योर आपके मध्य प्रदेश में। महादेव प्रॉपर कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैकाल कहां पर है? मैकाल है आपके छत्तीसगढ़ में दोस्तों। कहां पर है आपके? मैकाल कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कौन सी? मैकाल। और उसके बाद छोटा नागपुर का पहाड़ अपन सब जानते हैं, मेनली कहां पर है दोस्तों? झारखंड के अंदर है। वैसे तो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सब में, लेकिन मेनली बोले तो झारखंड के अंदर है। तो यही दोस्तों ऑर्डर बनेगा। सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर महादेव पर्वत श्रेणी, ठीक है, फिर मैकाल पर्वत श्रेणी और फिर आपका छोटा नागपुर का पठार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अपने को पश्चिम से कहां चलना था? अपने को पश्चिम से चलना था। कहां पर? अपने को पश्चिम से चलना था, है ना, पूर्व की ओर चलना था, ठीक है। अब तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अमोनियम सल्फेट में, है ना, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है? अमोनियम सल्फेट के अंदर अगर हमसे पूछे, है ना, नाइट्रोजन का कितना, है ना, परसेंटेज है दोस्तों। तो देखो, पहली बात तो अपने को अमोनियम सल्फेट क्या है दोस्तों, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। पहले तो अपने को अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अमोनिया आप सब लोग जानते हो दोस्तों, क्या होता है आपका? अमोनिया होता है NH4, NH3 वगैरह होता है, ठीक है। तो NH4 हो जाएगा और सल्फेट क्या होता है दोस्तों? SO4 हो जाएगा। अमोनियम क्या है? NH4 और सल्फेट क्या हो जाएगा दोस्तों? SO4 हो जाएगा। और अमोनियम दोस्तों क्या होता है, इसका जब फॉर्मूला अपन बनाते हैं, बैलेंस करते हैं, तो प्रॉपर देखते हैं ये होल का, इसका अमोनिया का क्या होल क्या है दोस्तों? ट्वाइस। ये तो क्या हो गया फॉर्मूला। अब देखना इसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, ठीक है। अपन नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया अमोनियम सल्फेट का, NH4 का होल ट्वाइस और सल्फेट SO4। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से है? इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट कौन कौन सा, एलिमेंट बोले तो तत्व कौन सा है, इस ये जो आपके सामने कंपाउंड है, फॉर्मूला है, इसमें कौन कौन से तत्व आपको दिख रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर कौन से हैं? आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, बिल्कुल। हाइड्रोजन दिख रहा है, बिल्कुल। सल्फर दिख रहा है, बिल्कुल। ऑक्सीजन दिख रहा है, बिल्कुल। चार ही तो है, इसके अलावा कोई दूसरा है क्या? देखो, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और कौन है बताओ? ऑक्सीजन। तो आपके सामने कितने तत्व हो गया बताओ? आप बोलो सर हमारे सामने कितने हैं? 4 तत्व है। अब देखते हैं इनमें एटम संख्या कितनी है, इसमें एग्जैक्ट किसके, नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ये देखते हैं। तो अपन देखते हैं इस बार नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो बताओ नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सबका ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए दोस्तों? तो आप बोलो सर नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कितना है? 4 और फिर ये गुणा में होता है ना 2, 4 × 2 कितने हो गए? 8। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 8। सल्फर कितना है दोस्तों यहाँ पर? सल्फर आप बोलो सर सल्फर केवल 1 है। सल्फर कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, तो आप ऑक्सीजन बोलोगे दोस्तों कितना है? ऑक्सीजन बोलोगे यहाँ पर कितने हैं? 4। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4। कितने हो जाएंगे दोस्तों? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके? 4, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों मास। तो अगर मास अगर अपन देखो पर्टिकुलर देखें तो अपने को पता है नाइट्रोजन में मास कितना होता है। तो जनरली अपन क्या करते हैं, जनरली शुरुआत के जितने भी एटम्स हैं, है ना, उनमें जितना उनका एटॉमिक नंबर होता है उसका दुगना कर देते तो उसका मास नंबर आ जाता है। तो नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 पे। तो लगभग दोस्तों 14 इसका क्या होता है आपका मास होता है, किसका? नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन किस पे आता है? 1। इसमें तो लगभग मास भी आपका 1 ही होता है, इतना ज्यादा होता नहीं है, लगभग 1 ही होता है इसका। हाइड्रोजन का मास भी ज्यादा है नहीं, 1 ही होता है, ठीक है। सल्फर 16 है, तो 16 का दुगना कर दो तो कितना होता है दोस्तों? 32 होता है मास नंबर। ऑक्सीजन किस पे आता है? 8 पे। तो 8 का दुगना क्या होता है? 16। तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। अब ये मैंने एग्जैक्ट अलग अलग बताया, ये सिर्फ किसका बताया? नाइट्रोजन का मास। ये एक हाइड्रोजन का मास, ये एक सल्फर का मास और ये एक ऑक्सीजन का मास।
लेकिन अब अपने को पता है टोटल मास अगर अपन निकाले, टोटल अगर अपन मास निकाले, है ना, टोटल मास इन एलिमेंट का निकाले, तो हमारे पास नाइट्रोजन है कितने, 2, और एक नाइट्रोजन में कितना होता है दोस्तों, मास 14। तो बताओ ओवरऑल नाइट्रोजन में मास कितना हो जाएगा आपका, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28। इसी तरीके से दोस्तों हाइड्रोजन है कितना संख्या में, कितने, 8, और एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8। फिर बताओ सल्फर है कितना, 1, और एक सल्फर में मास कितना होता है 32, तो ये दोस्तों 1 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 32 का 32। ऑक्सीजन है कितने, 4, और एक में कितना होता है 16, तो बताओ ओवरऑल ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पर मास कितना है 64। ये हो गया दोस्तों हमारा टोटल हमारा क्या हो गया, मास। हमसे पूछे टोटल बताओ, टोटल बताओ अमोनियम सल्फेट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, है ना, कि टोटल अमोनियम सल्फेट के अंदर आपका मास कितना है, तो अगर आप इसको जोड़ोगे दोस्तों, है ना, तो 32 और 32 64 64 128, इसमें 4 घटा दे, 128 4 32, तो दोस्तों टोटल यहां पर हमारे पास मास आ गया कितना, 132। तो बताओ यहां पर टोटल मास कितना है अमोनियम सल्फेट के अंदर, 132। उसमें नाइट्रोजन कितना है दोस्तों, हमसे ये पूछा है, तो नाइट्रोजन ओवरऑल कितना है 28। तो नाइट्रोजन का अगर हमसे पूछे दोस्तों, क्या नाइट्रोजन अगर हमसे परसेंटेज में पूछे तो नाइट्रोजन कितना है 28, ओवरऑल हमारे पास मास कितना है 132, और परसेंटेज के लिए दोस्तों क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका आ जाएगा कितना, उत्तर आपका आ जाएगा, इसको काटोगे लगभग दोस्तों ये कितना बन जाएगा आपके लगभग 20 समथिंग, काटोगे समथिंग 1/5, 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लगभग मोटा मोटी बोलोगे तो लगभग 21% के आसपास मामला बैठेगा, है ना, मोटा मोटी देखोगे तो लगभग 21% के आसपास मामला बैठेगा, मोटा मोटी अगर अपन देखें तो 20, है ना, 24 इंटू 5 120, हाँ लगभग इतना ही है, मोटा मोटी अगर देखें दोस्तों तो इतना ही बैठेगा आपका, है ना, लगभग इतना ही डेटा बैठेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, हमसे पूछा, क्या पूछा था, हमसे पूछा था एल्यूमिनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, लगभग 20 पॉइंट समथिंग है, मोटा मोटी मैंने 21% बता दिया दोस्तों, तो लगभग उत्तर आ जाएगा दोस्तों कितना आपका, 21%। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य, कितनी बार हमने क्वेश्चन कर लिया दोस्तों, किस भाग में मूल कर्तव्य दोस्तों, तो आप बोलोगे 4th है में, कितनी बार न जाने हमने ये क्वेश्चन कर लिया है कि जब भी बात आए दोस्तों किसकी, जब भी बात आए मौलिक कर्तव्यों की, बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने लिया कहां से, तो पहले हम जिसको क्या कहते थे दोस्तों, सोवियत संघ, ठीक है, क्या कहते थे, USSR, आज की तारीख में इसको अपन क्या कहते हैं, रूस, बोले तो क्या हो जाएगा, रशिया से ये कॉन्सेप्ट लिया है कि हर व्यक्ति की कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट, और इसको हमने संविधान में जोड़ा, ये कॉन्सेप्ट हमने सोवियत संघ से लिया है। मूल कर्तव्य दोस्तों हमारे संविधान के किस भाग के अंदर दोस्तों, 4th A में है, उसमें भी कौन सा आर्टिकल में, 51A के अंदर है। क्या ये चीज हमारे मूल संविधान के अंदर थी, बिल्कुल नहीं थी दोस्तों, इसको हमने मौलिक कर्तव्य को हमने क्या किया दोस्तों, जोड़ा है, कब जोड़ा दोस्तों, इसको जोड़ा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। लेकिन ये लागू कब हुआ, संविधान संशोधन या मौलिक कर्तव्य लागू कब हुए दोस्तों, अगर अपने से पूछे लागू कब हुए हैं, तो ये दोस्तों व्यवस्था लागू हुई मौलिक कर्तव्य की, वो अगले साल, बोले तो कब, 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977। क्लियर है, अब एकदम क्लियर है। फिर हमें यह भी पता है कि दोस्तों ओवरऑल हमारे मौलिक कर्तव्य है कितने, तो आप बोल सर हमारी टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है, और इनको हमने जोड़ा कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, तो दोस्तों इनको हमने जोड़ा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी गवर्नमेंट थी दोस्तों उस वक्त गवर्नमेंट हम सब जानते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी की दोस्तों क्या थी, इंदिरा गांधी की दोस्तों क्या थी, गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में। लेकिन ये लागू कब हुए, 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुए। कितने टोटल मौलिक कर्तव्य दोस्तों, तो टोटल दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 को क्या एक साथ जोड़ा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इनमें से हमने 10 को एक बारी में जोड़ा और 1 को एक बारी में जोड़ा। 10 को तो जोड़ा कब दोस्तों, 10 को तो हमने जोड़ा है 42nd अमेंडमेंट द्वारा, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कब, 1976 में। 10 को तो हमने जोड़ा 1976 में। 1 को दोस्तों अलग से हमने जोड़ा, ये एक कौन सा दोस्तों, ये है आपका शिक्षा वाला, एक मतलब 11th नंबर का, एक नंबर मतलब कितना हो गया दोस्तों आपका 11th नंबर का, ठीक है। तो ये है कहां पर दोस्तों, ये आपके 4th A के भी किसके अंदर है, के के अंदर, के 11 पे आता ना उसमें है, शिक्षा वाला दोस्तों हमने जोड़ा। और इसको कब जोड़ा, इसको जोड़ा दोस्तों 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन द्वारा 2002 में दोस्तों हमने इसको जोड़ा। ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है मौलिक कर्तव्यों के, जो कि न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों मौलिक कर्तव्य, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। डन है। नेक्स्ट अगला देखो,
वाई सोशलिज्म, ये बुक किसने लिखी दोस्तों? तो सोशलिज्म आते ही दोस्तों दिमाग में तुरंत नाम आ जाना चाहिए जयप्रकाश नारायण का। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? वाई सोशलिज्म बुक है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने जेपी मूवमेंट चलाया था इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी दोस्तों, वही है जयप्रकाश नारायण। अगला, मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से दोस्तों ऋण लिया था? तो इन्होंने लोन लिया था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक से। किससे लिया था? पंजाब नेशनल बैंक से। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, याद रखना आपको। अगला, जो कास्ट शब्द है दोस्तों, ये किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट शब्द दोस्तों पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों कास्ट शब्द? कास्ट शब्द अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका लिया गया है कौन सी भाषा से दोस्तों? तो आप बोल सर ये लिया गया है अपने कौन सी भाषा से? ये आप बोलो सर लिया गया है आपके पुर्तगाली भाषा से। कौन सी भाषा से दोस्तों? ये लिया गया पुर्तगाली भाषा से। नेक्स्ट अगला देखो दोस्तों, इनमें से कौन है दोस्तों जिसको बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का क्या कहते हैं दोस्तों? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का क्या कहते हैं दोस्तों? पिता कहते हैं। तो वो कहते हैं दोस्तों बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जिन्होंने कुछ सुधार किए, काम किए दोस्तों, तो वो है दोस्तों नवाब अब्दुल लतीफ खान दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर है। और ये छोटा सा फैक्ट है जो अपने को याद रखना है। कौन है दोस्तों? नवाब अब्दुल लतीफ खान को दोस्तों कहा जाता है मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक। बागलियार परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पर है? ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों, चिनाब नदी पर है। और चिनाब नदी पर ये परियोजना है कहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये परियोजना है आपके जम्मू कश्मीर में, J&K में, जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये परियोजना चलाई जा रही है चिनाब नदी पर। नाम क्या है दोस्तों आपका? बागलियार परियोजना। कौन सी है? बागलियार परियोजना, ठीक है। और इसी चिनाब नदी पर आपको याद रखना है, इसी पर सलाल बांध भी है। कौन सा बांध है दोस्तों? इसी पर आपका सलाल बांध भी है और इसी पर दुलहस्ती बांध भी है। दुलहस्ती या सलाल परियोजना भी दोस्तों किस पर है? चिनाब नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन है दोस्तों जिसके अंदर रक्त तो नहीं होता लेकिन रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन करता है? सीधा सा उत्तर है दोस्तों हाइड्रा। याद रखना, हाइड्रा के अंदर कभी भी क्या नहीं होता दोस्तों? ब्लड तो नहीं होता बट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और याद रखना ये श्वसन जो श्वसन का काम करता है वो किससे करता है? उसकी स्किन से करता है, उसकी त्वचा से करता है। किससे करता है? त्वचा से करता है। तो वो जीव कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? वो जीव हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? वो जीव हो जाएगा आपका हाइड्रा। कौन सा जीव हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, उपन्यासकार दोस्तों श्री सलमान रुश्दी, रश्दी नहीं रुश्दी बोलते हैं उनको दोस्तों नाइटहुड की जो पदवी है किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो इनको दोस्तों नाइटहुड की पदवी महारानी एलिजाबेथ सेकंड द्वारा दोस्तों कब? 2007 में दी गई थी। 2007 में दोस्तों इनको ये पदवी दी गई थी। इन सलमान रुश्दी की एक बहुत फेमस बुक है, ऐसे तो इनकी कई सारी फेमस बुक है लेकिन जो सबसे फेमस बुक है दोस्तों जिनके लिए जो बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में भी पूछी जाती है, उस बुक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? यहां लिख देता हूं, उधर दिखेगा नहीं आपको, है ना। उस बुक का नाम है दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या नाम है दोस्तों? उस बुक का नाम है दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या नाम है? उस बुक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये बुक किसकी है? ये बुक है दोस्तों सलमान रुश्दी की। नेक्स्ट अगला देखो, हड़प्पा का स्थल दोस्तों किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो अपन अच्छे से जानते हैं हड़प्पा, ये कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, सिंधु नदी कर देते हैं। नहीं, हड़प्पा दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। याद रखना, इसी रावी नदी के किनारे वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान का लाहौर शहर भी है। अब हड़प्पा तो पुराना शहर हो गया लेकिन हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? इंडिया में नहीं है दोस्तों। वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर ही है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में ही। तो हड़प्पा याद रखना कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी, ना कि सिंधु। सिंधु के किनारे कौन था दोस्तों? सिंधु के किनारे तो था आपका मोहनजोदड़ो शहर। कौन सा था? मोहनजोदड़ो शहर था, ठीक है। लेकिन हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे था? तो हड़प्पा शहर दोस्तों रावी नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अगला, इनमें से भारत के कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी बजट पेश नहीं किया? तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी बजट पेश नहीं किया वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए कभी बजट पेश नहीं किया। बाकी सब ने दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए कभी न कभी बजट पेश किया। इवन मोरारजी देसाई तो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही दोस्तों, पहले क्या थे? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे और इनके नाम तो रिकॉर्ड है। भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बार दोस्तों, मैक्सिमम टाइम्स, क्या मैक्सिमम टाइम्स अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बार दोस्तों भारत में बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके पास है? तो वो इन्हीं के पास है, शायद समथिंग 10 बार से 11 बार के समथिंग मोरारजी देसाई के पास है। याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सी एक इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है दोस्तों? जो इक्ता सिस्टम हुआ करता था, अपन पढ़ते हैं सल्तनत काल वगैरह में, है ना, मिडिवल हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, तो हमें पूछा गया जो इक्ता व्यवस्था है दोस्तों उसमें कौन है जो उसकी चारों ऑप्शन में से जो आपको लगता है ये उसकी एक विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है दोस्तों? तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन ये, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। इक्ता वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगला, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। बिल्कुल सही बात है। एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है सियासतनामा, उसमें इक्ता व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था दोस्तों।
एकता में एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, और हमारे हिसाब से उत्तर यही होना चाहिए, क्योंकि हमसे ये पूछा कौन सी एकता व्यवस्था के बारे में गलत बात है या कौन सी बात है वो जो सही नहीं है, जो या उसकी विशेषता नहीं है, तो ये गलत बात है दोस्तों। एकता एकत्रित जो एकता मतलब जो एक रेवेन्यू होता था ना, वो कलेक्शन के बाद ऐसा नहीं सीधा सीधा राजा के या सुल्तान के खाते में सीधा सुल्तान के पास चल जाए, नहीं, उसमें रेवेन्यू को कलेक्शन करने में जो खर्चा आया, मतलब जिन जिन कर्मचारियों ने उसको कलेक्शन किया उनको उनसे उनकी तनख्वाह दी जाती थी उसी कलेक्ट करने के बाद, समझ रहे हो, तो जो खर्चा वर्चा निकाल के और उसके बाद जो केंद्रीय कोषागार होता था उसमें वो एकता व्यवस्था वाला जो एकता प्रणाली का वो पैसा ज्यादा था, ऐसा नहीं डायरेक्ट सीधा सीधा राजा के पास वो पैसा चला गया, तो ये बात गलत है दोस्तों। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला, बथुकम्मा उत्सव किससे जुड़ा हुआ दोस्तों, तो बथुकम्मा उत्सव दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। ये तेलंगाना में खास करके दोस्तों किसके द्वारा, तेलंगाना में दोस्तों खास करके महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है, और ये 9 दिनों का उत्सव होता है। कितने दिनों का होता है, 9 दिनों का होता है, और खास करके इसमें फूलों से दोस्तों मंदिरों के द्वार वगैरह सजाए जाते हैं, तो ये एक तरीके से फूलों का त्योहार भी है ना, फूलों से संबंधित है दोस्तों, फ्लावर्स से रिलेटेड ये आपका फेस्टिवल है जिसका नाम है बथुकम्मा, और ये तेलंगाना में खास करके महिलाओं के द्वारा 9 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट, थांग का जो पेंटिंग है, एक तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि थांग का पेंटिंग का संबंध किससे दोस्तों, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। और ये पेंटिंग जनरली किस पर बनाई जाती है दोस्तों, ये पेंटिंग जनरली बनाई जाती है कपास पे, या तो कपास आएगा या कई बार ऑप्शन में कपास ना दे रखा हो तो सिल्क भी दे दिया जाता है। तो थांग का जो पेंटिंग्स होती है दोस्तों वो कपास या किस पर, सिल्क पर बनाई जाती है। इनमें से कौन है दोस्तों जो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों, पहली भारतीय महिला है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो पहली भारतीय महिला जिनको दोस्तों ग्रैमी अवार्ड मिला था वो है आपकी तन्वी शाह। अगर हमसे पूछते दोस्तों फर्स्ट इंडियन, कोई महिला पुरुष ऐसा ना, फर्स्ट इंडियन दोस्तों जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है ना, फर्स्ट इंडियन जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला। अब आपको पता तो है ना दोस्तों ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे, ग्रैमी अवार्ड एक्चुअली में म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है दोस्तों क्या, ग्रैमी अवार्ड। तो पहली महिला जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला, पहली इंडियन महिला जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला तो वो तो है तन्वी शाह, लेकिन महिला पुरुष सबको मिला के देखें तो फर्स्ट इंडियन दोस्तों जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है वो मिला 1968 में दोस्तों पंडित रविशंकर को। किसको, पंडित रविशंकर, हाँ बिल्कुल ये वही पंडित रविशंकर है दोस्तों जो बजाते हैं, क्या बजाते हैं, सितार भी बजाते हैं, बाकी कुछ अच्छे अच्छे गानों के एल्बम वगैरह भी रिलीज किया करते थे, क्या करते थे, गानों के, है ना, एल्बम वगैरह भी दोस्तों क्या करते थे, रिलीज करते थे। इनका एक एल्बम था दोस्तों बहुत फेमस था जिसका नाम था वेस्ट, जो पश्चिम है वो मिल रहा है किससे, पूर्व से, पश्चिमी सभ्यता मतलब हमारे इधर पूर्वी सभ्यता से मिल रही है, वेस्ट मीट्स ईस्ट, इसके ऊपर दोस्तों इन्होंने एक एल्बम, गानों का एल्बम लॉन्च किया था, इसी के लिए इनको दोस्तों फर्स्ट आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 1968 में। इनको शायद 4 या 5 और ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, सबसे ज्यादा भी ग्रैमी अवार्ड शायद इन्हीं को मिला है, ठीक है। बाकी रिकी केज को भी मिल रखा है, लेटेस्ट अगर अपन देखें शायद 2018 में मिला है रिकी केज वगैरह को, तो वो तो है ही है। लेकिन फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है पंडित रविशंकर, लेकिन फर्स्ट इंडियन महिला जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है तो वो है आपकी तन्वी शाह। अगला, जो पुलित्जर अवार्ड है दोस्तों, जो आपका जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म वगैरह में है ना दिया जाता है दोस्तों, तो जो पुलित्जर अवार्ड है कुल मिला के हमसे बस इतना पूछा कि पुलित्जर अवार्ड है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों पुलित्जर अवार्ड की स्थापना 1917 में हुई थी, और ये अवार्ड कहाँ दिया जाता है दोस्तों, यूएसए में दिया जाता है, ठीक है, डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन घटनाओं को दोस्तों अरेंज कीजिए। तो साइमन आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। दोस्तों हो सकता है चलो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु का आपको ना पता हो, लेकिन बाकी 3 तो पता ही होगा। साइमन आयोग दोस्तों ये तो अपन सब जानते हैं, इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 1927 में, आया 28 में, फाइनल रिपोर्ट सौंपता 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड सब अपन जानते हैं 1919 में, ठीक है। दांडी यात्रा भी अपन जानते हैं दोस्तों 1930 के अंदर, तो ये तो सब अपन जानते ही हैं, ठीक है, ये तो सब अपन जानते ही हैं। तो अगर ये जानते हैं तो ये भी अरेंज कर दिया ना, तो फिरोज शाह मेहता को एक बार भूल जाओ। तो अपने को इतना तो पता है कि इन तीनों का अरेंजमेंट अगर होगा तो इसमें सबसे पहले तो कौन आएगा दोस्तों, 2 नंबर, फिर आपका कौन आएगा दोस्तों इसके अंदर 1, और फिर आपका कौन आएगा आपका 3। तो 2 1 3 का पेयर कहां बन रहा है दोस्तों, क्या इसमें 2 1 3 का पेयर बन रहा है, नहीं, इसमें बन रहा है, नहीं, इसमें बन रहा है, नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में। तो बस, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब फिरोज शाह मेहता की मृत्यु इनसे भी क्या हुई दोस्तों, पहले भी। बस ऐसे अगर आपको कुछ इवेंट भी नॉलेज हो ना तो भी आप आराम से इन घटनाओं को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। भारत के संविधान में दोस्तों 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, कईयों के क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा दोस्तों। आपको पता है
हमारे संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको पता है 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल संविधान के अंदर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 8। लेकिन अब कितनी है दोस्तों अनुसूचियां? दोस्तों कितनी है? 12। मतलब 4 को हमने कभी न कभी क्या किया है? जोड़ा है। तो उसमें दोस्तों जब हमने 11th नंबर की अनुसूची जोड़ी थी, कौन सी दोस्तों? जब अपन ने 11th नंबर की दोस्तों जब अनुसूची जोड़ी थी, तो 11th नंबर की अनुसूची को दोस्तों कब जोड़ा गया? तो दोस्तों इसको जोड़ा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1992 में। और इसके तहत दोस्तों हमने जोड़ा, क्या जोड़ा? पंचायती राज व्यवस्था। क्या जोड़ा? पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायत राज व्यवस्था में पूछे कितने विषय हमने जोड़े दोस्तों? तो इसके अंदर हमने कितने? इसके अंदर हमने 29 विषय जोड़े। कितने विषय जोड़े? 29। तो हमारे पंचायत राज व्यवस्था बोलो या 11वीं अनुसूची बोल दो, ठीक है, या 73वें संविधान संशोधन के तहत बोल दो, कितने विषय उसके अंदर जोड़े गए? तो दोस्तों याद रखना 29 विषय। तो बताओ 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय। जबकि अगर हमसे ये पूछता क्या इसके जस्ट बाद दोस्तों 12वीं जो अनुसूची है वो कौन सी है? तो जो हमारी 12th जो दोस्तों जो हमारी 12th आपकी क्या है? अनुसूची है। 12th जो आपका क्या है दोस्तों? शेड्यूल है। तो 12th शेड्यूल का नाम क्या दोस्तों? शहरी निकाय, जिसमें आपकी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद वगैरह ये सब अपन पढ़ते हैं, ठीक है। जो म्यूनसिपैलिटीज है दोस्तों वो पढ़ते हैं, इंग्लिश में बोले तो म्यूनसिपैलिटीज। पंचायत राज एंड म्यूनसिपैलिटीज 12th में, 11th में पंचायत राज, 12th में म्यूनसिपैलिटीज। शहरी निकाय जो हम पढ़ते हैं, शहरी निकाय को कब जोड़ा? इसको दोस्तों जोड़ा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, अगेन कब? 1992 में। हालांकि लागू ये भी होता है 1993 में, ये भी 1993 में। और याद रखना शहरी निकाय बोले या 12वीं अनुसूची में दोस्तों कितने विषय हैं? तो इसमें दोस्तों 18 विषय है। कितने विषय हैं? 18 विषय है, 18 टॉपिक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। लेकिन अगर हमसे पूछता 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो हम उत्तर बोलते दोस्तों कितने? 18 विषय। डन है, ठीक है। तो हमसे 11वीं पूछा था इसलिए हमने 29 किया। अगला है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सही सुमेलित नहीं है तो तबकात नासिरी, आगे इधर बुके हैं और इधर उनके राइटर हैं, तो उसका राइटर है मिनहाज उस सिराज जसजानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तारीख फिरोज सही, शम्स सिराज, ये बिल्कुल एकदम सही है। तुगलक नामा दोस्तों ये गलत है, ये गलत पेयर है दोस्तों, इब्न बतूता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि जो तुगलकनामा दोस्तों जो बुक है वो किसने लिखी है दोस्तों? ये बुक लिखी है अमीर खुसरो ने। किसने बुक लिखी दोस्तों? ये बुक लिखी है अमीर खुसरो ने। किसने बुक लिखी दोस्तों? ये जो बुक है दोस्तों, ये बुक एक्चुअल में लिखी गई दोस्तों किसके द्वारा? ये बुक लिखी गई आपके अमीर खुसरो द्वारा। कब? लगभग 1320 में। 1300 कब लिखी गई दोस्तों? ये बुक लिखी गई आपके 1320 में। किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने एक्चुअल तुगलकनामा बुक लिखी थी। तो अगर आप बोलो सर फिर इब्न बतूता के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो दोस्तों इब्न बतूता के द्वारा, इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? ये एक अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है मोरक्को। मोरक्को कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफ्रीका, वहाँ का रहने वाला था। वहाँ से आया था, किसके टाइम आया था? ये आया था दोस्तों आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था। और इसकी जो बुक है दोस्तों उस बुक का नाम है रेहला। क्या नाम है इसकी जो बुक है दोस्तों? इसकी बुक का नाम है रेहला। तो एक्चुअल में तुगलकनामा किसकी बुक है? अमीर खुसरो की। तो फिर इब्न बतूता की, इब्न बतूता की तो वैसे कई बुक है लेकिन उसमें से सबसे फेमस बुक है उसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। तो यही दोस्तों पेयर गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि हुमायूंनामा एकदम परफेक्ट है, उसकी बहन हुमायूंनामा हुमायूं के ऊपर लिखी थी, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखी थी हुमायूंनामा, तो एकदम परफेक्ट है। अगला, हाल ही में दोस्तों ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल दोस्तों ये लॉन्च किया गया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। उसमें हमें क्या होता है दोस्तों? इसके माध्यम से हमें रियल टाइम में पता चलता है कि इस नदी का पानी कितना दूषित है या कितना स्वच्छ है या इस तरह का। तो पहली बात तो नाम से पता चला फ्लो है, वाटर से रिलेटेड है दोस्तों, तो जल शक्ति मंत्रालय। बाकी है क्या, मैंने आपको बता दिया। इस पोर्टल से, इस ऐप से हमें पता चलता है रियल टाइम में हम मॉनिटर कर पाते हैं पानी की स्वच्छता का, नदी की पानी की स्वच्छता को अपन, उसकी प्योरिटी को अपन क्या करते हैं दोस्तों, है ना, मॉनिटर कर पाते हैं। हाल ही में दोस्तों बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस है ना, मैनिपुलरिस की खोज कहां हुई अगर आपसे पूछा जाए? तो कईयों को दोस्तों ये समझ में नहीं आएगा ये क्या है दोस्तों। पहली बात तो इसकी खोज दोस्तों हुई है कहां पर? केरल में। ये है क्या दोस्तों? ये एक तरह का मशरूम है। क्या दोस्तों आपका? ये एक तरह का मशरूम है। मशरूम तो समझते हो ना क्या होता है? फंगस बोले तो क्या होती है? फफूंद। बाकी मशरूम तो आप खाते हो सब्जी मशरूम वगैरह की। अब आप बोल सकते ये क्या चीज है दोस्तों? जिंदगी में कभी अगर ये वर्ड दिख जाए ना आपको, बायोल्यूमिनेसेंट। देखो बायोल्यूमिनेसेंट दो वर्डों से मिलकर बना है। बायो का मतलब तो क्या होता है दोस्तों? जीव, ऑर्गेनिज्म। ल्यूमिनेसेंट का मतलब वो चीज होती है जो अपने से प्रकाश निकालती है। क्या निकालती है? रोशनी निकालती है। जैसे जुगनू, जुगनू भी एक बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है। मतलब जुगनू एक जीव है और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो ये एक बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म है। जो भी जीव दोस्तों अपने से प्रकाश का उत्सर्जन करेगा उसको अपन बायोल्यूमिनेसेंट जीव बोलते हैं। तो फफूंद भी एक तरह का जीव है,
भाई है तो जीव, सेल होती है उसमें कोशिका होती है, जीव है, ठीक है। तो हमसे पूछा है वो कौन सी बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है, मतलब एक ऐसी मशरूम है जो खुद से क्या करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती है। तो ऐसी मशरूम को अपन क्या बोलेंगे, बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है, जो है ना। तो एक ऐसी बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है जिसका नाम अपने को दे रखा है दोस्तों क्या, है ना, फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस। तो हमसे बस इतना पूछा कि इसकी खोज कहां हुई दोस्तों, इसकी हाल ही में खोज हुई दोस्तों कहां पर, केरल के अंदर इसकी खोज हुई है। कहां खोज हुई है इसकी खोज हुई दोस्तों केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहा दोस्तों रैग्जमस जो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप समझते हो, भूमि का ऐसा टुकड़ा जो कि 3 ओर से घिरा हुआ, किससे, पानी से। हमसे बस इतना पूछा है कि ये जो रैग्जमस प्रायद्वीप है दोस्तों, ये है कहां पर आपके, तो ये है आपके कहां पर, आइसलैंड में। कहां पर है दोस्तों, ये आपका कहां पर मिलेगा दोस्तों, आपको ये मिलेगा आपके आइसलैंड में मिलेगा। आइसलैंड का यूरोप में है। अगला है दोस्तों, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये सम्मानित किया गया रतन टाटा को। आपको सोचेगा सर हाल ही में कैसे उनको सम्मानित किया गया, उनका तो निधन हो गया। तो निधन अभी हुआ दोस्तों, ये बात है लगभग मार्च 2024 की बात है। तो यहां हाल ही का मतलब क्या दोस्तों, ये बात है कब की, मार्च 2024 की। और पीवी नरसिम्हा राव आप जानते हो दोस्तों, भारत के क्या रह चुके हैं, प्रधानमंत्री। उन्हीं के नाम पर दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जो समाज कल्याण के या भलाई के काम करता है। तो अपन जानते हैं रतन टाटा ने तो अपना पूरा जीवन में कितना पैसा, समय और धन, ये सब चीजें मानव कल्याण के ऊपर खर्च किए। तो इसके लिए दोस्तों इनको, है ना, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ये आज के इस मॉक टेस्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों आर्किटेक्चर जो नोबेल प्राइज है, एक तरीके से आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, वास्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो एक प्राइज है, जिसको आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। तो ये अवार्ड 2024 का दोस्तों किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड दोस्तों 2024 का दिया है, उनका नाम है दोस्तों रिकेन यामामोटो। किनको दिया गया, रिकेन यामामोटो। वैसे इनका जन्म तो दोस्तों चाइना में हुआ था, लेकिन नागरिकता दोस्तों इनके पास जापान की, जापान में रहते हैं। तो एक जापानी वास्तुकार है, जापान के रहने वाले हैं दोस्तों। एक जापानीज है, कहां के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं। क्या नाम है उनका दोस्तों, रिकेन यामामोटो। इनको दोस्तों हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल जो प्रिट्जगर अवार्ड 2024 है उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे देख लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने सीखा होगा इनसे। फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आपके किसी एग्जाम में मिलते हैं तो आप गलत नहीं करोगे। मिलते हैं दोस्तों आपके अगले किसी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस में। तब तक के लिए थैंक यू।